हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 1857 के जो रिबेलियन के जो कॉजेज़ थे उनके बारे में पढ़ा था, कैसे वो स्टार्ट हुआ था उसके बारे में पढ़ा था और कौन कौन से लीडर थे वो सब पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सप्रेशन ऑफ अपराइजिंग, कि कैसे उस आंदोलन को कुचला गया या दबाया गया, है ना, कैसे वो फेल हुआ, उसके बाद उस आंदोलन के बाद में क्या हुआ, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 लास्टेड फॉर मोर देन अ ईयर। ये लगभग एक साल तक चला था। इट वॉज सप्रेस्ड बाय द मिडिल ऑफ 1858। सप्रेस्ड यानी कि दबाना, सप्रेस मीन्स दबाना, ठीक है। इस आंदोलन को 1858 के मध्य में दबाया गया था। द ब्रिटिश सून रिकैप्चर्ड द एरियाज दे हैड लॉस्ट टू द रिबेल सिपाहीज। अंग्रेजों ने जल्दी ही वो एरिया वापस अपने अधिकार में ले लिया था जो उन्होंने क्रांतिकारी सिपाहियों को ने उनसे छीन लिया था। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। अंग्रेजी सेना ने दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लिया था। बहादुर शाह जफर वॉज टेकन टू प्रिजन। बहादुर शाह जफर को जेल भेज दिया गया। एंड दिस एंडेड द मुगल रूल, और उसके साथ ही मुगल रूल का समाप्ति हो गई। मैनी रिबेल लाइक रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, बख्त खान एंड कुंवर सिंह डाइड इन द बैटलफील्ड। और ऐसे बहुत सारे जो रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, बख्त खान, कुंवर सिंह, ये सब युद्ध के मैदान में मारे गए थे। तात्या टोपे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग। तात्या टोपे को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया था। मैनी ऑफ देम एस्केप टू नेपाल, उसमें से ज़्यादातर नेपाल चले गए थे। सो इन दिस वे द ब्रिटिश सप्रेस ऑलमोस्ट होल ऑफ द अपराइजिंग, और इस तरीके से पूरे के पूरे आंदोलन को अंग्रेजों ने दबा दिया था। फ्रॉम द एंड ऑफ 1857 द ब्रिटिश हैड बिगन टू गेन ग्राउंड अगेन। फिर से 1857 का जो एंड था उसके बाद में अंग्रेजों ने फिर से अपनी जो बेस था वो फिर से लेना स्टार्ट कर दिया था। और जुलाई 1858, 14 months after the outbreak at Meerut, peace was finally proclaimed by Canning. लॉर्ड कैनिंग जो था उसने 14 महीनों के लंबे स्ट्रगल के बाद में मेरठ में शांति स्थापित कर दी थी। लखनऊ वॉज रीटेकन इन मार्च 1858। फिर से लखनऊ को मार्च 1858 में ले लिया गया था। ऑन 8 जुलाई 1858 अ पीस ट्रीटी वॉज साइंड एंड द रिबेलियन एंडेड। एक शांति वार्ता हुई और उसके साथ ही आंदोलन खत्म हो गया। द लास्ट रिबेल वर डिफिटेड इन ग्वालियर ऑन 20 जून 1858। जो सबसे लास्ट का जो रिबेल जो था, आंदोलन जो था, जो ग्वालियर में दबाया गया था, उसको हराया गया था, वो 20 जून 1858 को हुआ था। ये दो फ्रीडम फाइटर्स के फोटो है, पिक्चर से। एक ये है तात्या टोपे और ये है आपके बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्परर, ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग एडरेंट है नाना साहिब के। अब ये जो अपराइजिंग था, ये जो आंदोलन था, वो फेल कैसे हुआ या फेलियर क्या हुआ, उसमें क्या हुआ था, क्यों फेल हुआ था, इसमें हम आपको इसमें देखेंगे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट चैलेंज दैट द ब्रिटिश हैड टू फेस इन इंडिया। Although being a spirited and large scale uprising, it failed due to many reasons. ये जो 1857 का जो रिवोल्ट था, आंदोलन था, ये अंग्रेज़ों के लिए पहला चैलेंज था, पहली चुनौती थी जो उन्हें इंडिया में मिली थी। और इतने बड़े लेवल पर फैलने के बाद भी बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये फेल हो गया। The sepoys lacked a common idea before them, as everyone fought in different parts of the country for their own reasons. कि जो कॉमन आइडिया जो होते हैं, कॉमन आइडियाज होते हैं, उनकी सिपाहियों में कमी थी, क्योंकि उससे पहले हर कोई जो अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में लड़ रहा था वो अपने रीजन से ही लड़ रहा था। The sepoys in Delhi fought to recover the glory of the Mughals. In Gwalior and Kanpur, Nana Sahib was proclaimed a Peshwa and he fought to reclaim his lost glory. Rani Lakshmibai fought for her Jhansi. The orthodox section among the Hindus and Muslims were concerned with their religions. कि जो अलग अलग सिपाही जो थे अलग अलग पार्ट में, वो अपने अपने रीजन से लड़ रहे थे। जैसे दिल्ली के जो सिपाही थे वो मुगल को जो महिमा थी उसको रिकवर करने के लिए लड़ रहे थे। ग्वालियर कानपुर में नाना साहब को जो पेशवा की उपाधि मिली हुई थी वो उसके लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी। और भी कुछ ऐसे हिंदू और मुस्लिम के ऐसे कुछ सेक्शंस थे जो अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो फैला तो बहुत बड़े लेवल पर था, लेकिन जो लड़ रहे थे वो सब अपने अपने रीजन के लिए लड़ रहे थे, कोई भी इंडिया के लिए नहीं लड़ रहा था। Although the revolt was fairly widespread, a large part of the country remained unaffected by it. The revolt was mainly confined to the Doab region, Sindh, Rajputana, Kashmir, most part of Punjab and the southern provinces did not take part in. कि ये जो आंदोलन था
वो पूरे इंडिया में फैला, कंट्री के एक बहुत बड़े पार्ट में फैला। और लेकिन एक इसका बहुत बड़ा पार्ट जो था वो उससे अनअफेक्टेड भी रहा। ये रिवोल्ट जो था मेनली दोआब रीजन, सिंध, राजपूताना, कश्मीर, पंजाब का बहुत सा पार्ट जो था, साउदर्न प्रोविंसेस प्रांत जो थे, उन्होंने इस आंदोलन में पार्ट नहीं लिया था। द रिबेल लैक्ड एन इफेक्टिव लीडर। इसमें एक जो प्रभावी जो नेता होता है, नेतृत्व की कमी थी। नाना साहेब, तात्या टोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई were brave leaders, no doubt, but they could not offer effective leadership to the movement as a whole, as they all fought to liberate their own territories only. कि नेतृत्व की कमी होती थी। नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब बहादुर नेता थे, बहादुर लीडर थे, लेकिन ये सब अपने अपने लीडरशिप, इनकी लीडरशिप इफेक्टिव नहीं थी क्योंकि ये सब अपने अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे। द रिबेल लैक्स रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मनी। मैन पावर और मनी दोनों की इस आंदोलन में कमी थी। The English, on the other hand, received a steady supply of man, money and modern arms in India. जबकि दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास में मैन भी थे, मनी भी थी और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। तो इस वजह से ये जो अपराइजिंग था, ये जो आंदोलन था, रिबेल था, वो फेल हुआ। आफ्टर द अपराइजिंग, इस आंदोलन के बाद में क्या हुआ? British policies in India underwent major changes after 1858 to strengthen their hold over India and prevent another countrywide uprising. कि अंग्रेजी जो पॉलिसी थी, अंग्रेजी जो नीति थी, अंग्रेजों की नीति, उसमें क्या था, 1858 के बाद में बहुत सारे चेंजेस हुए थे ताकि इंडिया पर वो अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रख सके। द रिबेलियन सॉ द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया. In August, by the Government of India Act 1858, the company was formally dissolved and its ruling power over India was transferred to the British Crown. कि अगस्त में इस रिबेलियन का ने ये भी देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन चला गया और वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा इंडिया का जो रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया था। एक नया न्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द इंडिया ऑफिस वॉज क्रिएटेड टू हैंडल द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसके लिए इंडिया ऑफिस के नाम से एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया था। एंड इट्स हेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उसका जो हेड जो था वो कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज इंटरेस्टेड विथ फॉर्मुलेटिंग इंडियन पॉलिसी, जो भारतीय नीतियों के साथ में चलेगा। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गेन्ड अ न्यू टाइटल। जो इंडिया का गवर्नर जनरल था उसको एक नया नाम दे दिया गया था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड ही वॉज इंटरेस्टेड विथ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज डिवाइज्ड बाय द इंडिया ऑफिस। और उसको जो इंडिया ऑफिस जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करे उसको लगाना था, उसका काम। ही वॉज In 1877, Queen Victoria took the title of Empress of India on the advice of Prime Minister Benjamin Disraeli. कि बेंजामिन डिज़राइल के सलाह पर क्वीन विक्टोरिया ने 1877 में भारत की महारानी का ताज अपना लिया था। शी assured the rulers of princely states that the government would not annex their territories. तो उसने ये अश्योर कर दिया कि जो स्वतंत्र जो प्रांत के जो राजा हैं उनको कि सरकार जो है उनके एरिया को अपने अंडर में नहीं लेगी। शी promised not to interfere in the social and religious belief and custom of the people. उसने ये भी वादा किया कि वो लोगों के जो सामाजिक है, धार्मिक जो विश्वास है, जो रीति रिवाज है, उनमें वो इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज विड्रॉन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया था। टू मेक रूलर्स देयर allies, they were given titles and honor. कि रूलर्स को अपने सहायक बनाने के लिए उन्होंने उनको उपाधियां दी और सम्मान दिया। The proclamation to the princes, chiefs and people of India issued by Queen Victoria on November 1, 1858 कि एक जो प्रिंसेस, राजकुमारियाँ, जो चीफ थी, जो लोगों इंडिया के लोग थे, उनके लिए क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया था नवंबर 1, 1858 को। वो क्या था? वी होल्ड आवरसेल्व्स बाउंड टू द नेटिव ऑफ आवर Indian territories by the same obligation of duty which bind us to all our subjects. कि हमारे जितने भी हमारे इंडियन जो भारतीय जो क्षेत्र हैं, जो हमने ऑब्लिगेशन की ड्यूटी के थ्रू आए हैं, तो हम क्या करेंगे, उन सभी के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सबके साथ में बाइंड करके रखेंगे और हम सबके साथ मिलकर वर्क करेंगे। हम किसी के साथ पार्शलिटी या उनको नहीं करेंगे।
On a political level, it was also felt that the previous lack of consultation between the rulers and the ruled had been another significant factor in contributing to the uprising. और पॉलिटिकल लेवल पर भी ये महसूस किया गया कि पहले जो ये कंसल्टेशन की कमी थी रूलर और रूल्ड जो राजा थे और जो लोग थे उनके बीच में, तो उसकी वजह से भी ये आंदोलन हुआ था. इन कॉन्सिक्वेंस इंडियंस वर ड्रॉन इनटू गवर्नमेंट एट अ लोकल लेवल. Though this was on a limited scale, a crucial precedent had been set. उसका नतीजा ये हो कि भारतीयों को सरकार में लोकल लेवल पर लिया गया और ये बिल्कुल लिमिटेड स्केल पर था. इसको सेट किया गया था विद द creation of a new white-collar Indian elite, further stimulated by the opening of universities at Calcutta, Bombay and Madras, a result of the Indian Universities Act. कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट का ये नतीजा था कि एक वाइट कॉलर लोगों का एक इंडियन वाइट कॉलर का एक ग्रुप खड़ा हो गया था जिसमें वो लोग एजुकेटेड थे, जिन्होंने जो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता इन सब से वो एजुकेशन भी कर रहे थे और वहीं पर उन्होंने धीरे धीरे एक वाइट कॉलर इंडियन एलाइट हो गए थे. So, alongside the values of traditional and ancient India, a new professional middle class was starting to arise. तो इसीलिए परंपराओं के साथ में और पुरानी भारतीय परंपराओं के वैल्यू को साथ ही साथ एक नया प्रोफेशनल मिडिल क्लास भी स्टार्ट हो गया था. इन नो वे बाउंड बाय द वैल्यूज ऑफ द पास्ट, जो कि पुरानी पास्ट की भूतकाल की पास्ट की जो वैल्यूज है उनसे वो बाउंड नहीं था. That another revolt like the revolt of 1857 would not recur. The whole army was reorganized. कि 1857 के रिवोल्ट जैसा और दूसरा रिवोल्ट ना हो, इसके लिए पूरी की पूरी सेना को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया. Also, the Indian army was to be used to defend the Indian territory of the empire from other imperialist power in the region, Russia, Germany, France, etc. कि जो भारतीय जो सेना थी उसको इंडियन टेरिटरीज जो थे पूरे एम्पायर के, उनकी सुरक्षा के लिए भी यूज़ किया गया और दूसरे जो इंपीरियल पावर्स थे उनसे भी, जैसे रशिया, जर्मनी, फ्रांस वगैरह. द इंडियन ब्रांच ऑफ द आर्मी वॉज टू बी यूज फॉर एक्सपेंशन इन एशिया एंड अफ्रीका. जो भारतीय सेना की जो भारतीय ब्रांच थी उसका यूज़ एशिया और अफ्रीका में अपना एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए किया गया. वाइल द ब्रिटिश सेक्शन वॉज टू बी यूज एज एन आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन, द अल्टीमेट गारंटी ऑफ ब्रिटिश होल्ड ओवर इंडिया. और जो ब्रिटिश सेक्शन था उसका यूज़ ऑक्यूपेशन की आर्मी के रूप में किया गया, जो कि ये गारंटी थी कि ब्रिटिश का इंडिया पर कंट्रोल है. The aftermath of the rebellion has been the focus of new work using Indian sources and population studies. रिबेलियन के बाद में क्या हुआ कि जो नए वर्क पर फोकस हुआ, जो इंडियन सोर्सेज थे, जो भी नए और पॉपुलेशन की स्टडीज़ की गई. इन द लास्ट मुगल हिस्टोरियन William Dalrymple examined the effect on the Muslim population of Delhi after the city was retaken by the British and find that the intellectual and economic control of the city shifted from Muslim to Hindus. जो लास्ट मुगल हिस्टोरियन विलियम डेलरम था उसने ये एग्जामिन किया कि मुस्लिम जो जनता थी वो जो जब दिल्ली फिर से अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया था तो उसका जो इकोनॉमिक कंट्रोल था, जो इंटेलेक्चुअल कंट्रोल था, वो मुस्लिमों से हिंदुओं के हाथों में चला गया था. बिकॉज द ब्रिटिश एट दैट टाइम सो एन इस्लामिक हैंड बिहाइंड द म्यूटिनी. क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश जो अंग्रेजों ने था वो इस्लामिक हैंड इस म्यूटिनी के पीछे देखा था. द ब्रिटिश इंक्रीज द रेशियो ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स विद इन इंडिया. अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश और इंडियन का जो रेशियो था वो इंक्रीज कर दिया था. फ्रॉम 1861 इंडियन आर्टिलरी वॉज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश यूनिट. इंडियन आर्टिलरी को ब्रिटिश यूनिट से इंडियन आर्टिलरी की जगह ब्रिटिश यूनिट लगा दी गई थी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माउंटेन बैटरीज. बस कुछ ऐसी माउंटेन बैटरीज थी जहीं वहाँ पर हिंदुओं को रखा गया था. द पोस्ट रिबेलियन चेंजेस फॉर्म द बेसिस ऑफ द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी. और फिर इसके बाद में पोस्ट रिबेलियन जो चेंजेस जो हुए थे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक अर्ली 20th सेंचुरी तक. दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल आफ्टर दिस ग्रेट अपराइजिंग एज दे सॉ द यूनिटी बिटवीन ऑल टू बी द डिसीव फैक्टर ऑफ द रिवोल्ट. कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जब उन्होंने इस आंदोलन में देखा कि सभी की यूनिटी, उनकी एकता देखी, तो उन्होंने सोचा कि इनके साथ
डिवाइड और रूल की पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, और यही पॉलिसी उन्होंने फॉलो की। अब आता है आपका नेचर ऑफ द रिवोल्ट। उस रिवोल्ट का नेचर, द मूवमेंट द फर्स्ट Sepoy mutinied in Meerut. The nature and the scope of the Indian rebellion of 1857 was contested and argued over. कि वो मूवमेंट जब पहले सिपाही ने मेरठ में जब ये स्टार्ट किया था तब क्या हुआ था, उसके ऊपर आर्ग्यूड भी हुआ था। स्पीकिंग इन द हाउस ऑफ कॉमन इन जुलाई 1857, हाउस ऑफ कॉमन में इसके बारे में बात भी हुई थी। बेंजामिन डिज़रायल लेबल इट अ नेशनल रिवोल्ट, बेंजामिन डिज़रायल ने इसको राष्ट्रीय आंदोलन बता दिया था। वाइल लॉर्ड पेल्मरसन द प्राइम मिनिस्टर ट्राइड टू डाउन प्ले द स्कोप, उन्होंने इस स्कोप को डाउन प्ले करने की कोशिश की। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट एज द मियर मिलिट्री म्यूटिनी, और क्या कहा कि ये तो सिर्फ एक सिपाही विद्रोह है। रिफ्लेक्टिंग दिस डिबेट एन अर्ली हिस्टोरियंस ऑफ द रिबेलियन चार्ल्स वॉल्स यूज द वर्ड म्यूटिनी इन हिज टाइटल बट लेबल्ड इट अ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस एज अ पीपल इन द टेक्स्ट। तो फिर इसका रिफ्लेक्शन ये हुआ इस डिबेट का कि जब ये चर्चा हुई तो एक हिस्टोरियन थे रिबेलियन, इसी रिबेलियन के चार्ल्स बेल, तो उन्होंने म्यूटिनी वर्ड इसके लिए यूज़ किया, लेकिन इसको लेबल किया कि ये जो संघर्ष है वो लोगों की स्वतंत्रता के लिए है। इट वॉज रेफर्ड एज अ सिपोय म्यूटिनी इन विच अ फ्यू सिपोय रिवोल्ट, इसको सिपाही आंदोलन कहा गया, सैनिक आंदोलन कहा गया क्योंकि इसमें कुछ सिपाही इन्वॉल्व थे। द रिवोल्ट वॉज सून सपोर्टेड बाय पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन, लेकिन जल्दी ही इसको सभी तरीके से सभी तरफ से सपोर्ट मिलने लग गया। इन दिस अपराइजिंग पीपल फ्रॉम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज फॉर टुगेदर, इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ लड़े थे। यूनिटी अमंग डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो एग्जिस्टेड, अलग अलग एरिया के बीच में जो यूनिटी थी वो भी देखने को मिली थी। सीइंग द पार्टिसिपेशन बाय ऑल इंडियन हिस्टोरियंस टर्म द अपराइजिंग एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और जब सभी का ये योगदान देखते हुए भारतीय जो इतिहासकार थे उन्होंने इस आंदोलन को पहला स्वतंत्रता संग्राम का टाइटल दिया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 पेव्ड द वे फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया, और इसी रिवोल्ट की वजह से जो इंडिया के फ्रीडम के लिए, इंडिया की स्वतंत्रता के लिए जो आगे के जो स्ट्रगल हुए, जो संघर्ष हुए, उसके लिए एक रास्ता इस रिवोल्ट ऑफ 1857 ने तैयार किया था। ओके बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है। हियर योर चैप्टर इज ओवर। अब हम देखते हैं टिक द करेक्ट वाले आंसर, जो कि आपको टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, और ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, और ये क्वेश्चंस के आंसर, ये सब जो है आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस में आपको समझा देती हूँ, आंसर आप खुद फाइंड आउट करेंगे। हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि लखनऊ में 1857 के रिवोल्ट में मेन लीडर कौन था? ठीक है, कौन था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या बहादुर शाह जफर, चारों में से कौन था? वो राइट आंसर आपको लगाना है। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सोशल रीजन फॉर 1857 रिवोल्ट, इनमें से कौन सा सोशल रीजन है 1857 के रिवोल्ट के लिए? इंग्लिश कुड नॉट एस्टैब्लिश एनी सोशल रिलेशनशिप विद द इंडियंस, अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कोई भी सामाजिक रिश्ता नहीं रखा था। द रेशियल एरोगेंस ऑफ ब्रिटिश क्रिएटेड अ डिफरेंस, वो जातिगत भेदभाव करते थे इसलिए ब्रिटिशर्स और लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो गए थे। सी है बोथ ए एंड बी, और डी है कंपनी ट्रेड पॉलिसी डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट, कंपनी की व्यापार नीति। जो राइट आंसर है वो आप लगाएंगे। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ, मथुरा, झांसी या अवध, कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपको पता है। और अगर आप चैप्टर को फिर से रीड करेंगे तो आप इन सब के क्वेश्चन आंसर्स, सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश बिगेन टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ, कि 1857 के रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? लिव एंड लेट लिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट, डिवाइड एंड रूल, या कैरेट एंड स्टिक, जो भी थी आप देखोगे और लिखोगे। ठीक है, अब आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स प्रेजेंस इन इंडिया, ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे, कब उन्होंने अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की थी? 1612। द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एक्सप्रेस देयर इंडियन इंडिजिनेशन थ्रू,
कि अलग अलग जो इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के सेक्शन थे उन्होंने अपने जो इंडिजिनस थे वो किसके थ्रू बताए थे, अपने जो विचार थे, अपने जो उनकी जो अंदर की जो उनमें भड़ास थी वो किस रूप में उन्होंने निकाली थी, वो आप देखोगे खुद और खुद लिखोगे। द रिबेलियन इज नोन बाय मैनी नेम्स, इस रिबेलियन को बहुत सारे नाम से जाना जाता था। कौन कौन से नाम है, जैसे कि इंक्लूडिंग सिपोई म्यूचुनी, रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इस टाइप से। इसके बाद आगे आप देखो, द एबोलिशन ऑफ द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन डैश of East India Company and the introduction of dash increase further the exploitation of peasants, कि ट्रेड में क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ने इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बाद में क्या इंक्रीज हुआ कि जिससे किसानों का शोषण शुरू हो गया था। आप बुक में से देखोगे और इनके आंसर लिखोगे। नंबर 5, dash meant that if Indian military personnel were posted abroad they wouldn't be entitled to get extra allowances, किसका मतलब था कि अगर भारतीय सेना के भारतीय सेना में भारतीयों को अगर अब्रोड में पोस्ट किया जाता है तो उनको कोई अलग से अलाउंस नहीं मिलता था। ये एक कोई एक्ट था, तो आप देखोगे पीछे से और लिखोगे, ठीक है। नंबर 6 में डैश ऑर्डर अनदर इंडियन सोल्जर टू अरेस्ट मंगल पांडे, किसने दूसरे इंडियन सोल्जर्स को ऑर्डर किया था मंगल पांडे को अरेस्ट करने के लिए, किसने किया था, आपको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग कौन था, जो भी था, आप बुक में से देखोगे और फिर आंसर लिखोगे इसका, ओके। अब राइट ट्रू फॉल्स। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन बंगाल, 1801 में बंगाल में सब्सिडरी अलायंस लगाया गया था। अगर ये राइट है तो आप राइट लगाओगे, ट्रू लिखोगे, और नहीं है तो आप फॉल्स लिखोगे। द ब्रिटिश हैड टू फाइट, मैं आपको सबकी हिंदी समझा रही हूँ, आंसर्स आपको खुद को फाइंड आउट करने हैं। क्यों? क्योंकि आप 8th क्लास के बच्चे, और 8th क्लास के बच्चे कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ रिबेलियन, अंग्रेजों को लगभग 2 साल लग गए थे इस आंदोलन को दबाने के। लग गए थे या नहीं लगे थे आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। आप खुद से उसमें बुक में फिर से अगेन रिवाइज करोगे तो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर इंक्रीज आफ्टर द रिवोल्ट, कि रिवोल्ट के बाद में इंडियन सोल्जर का जो प्रोपोर्शन था वो बढ़ा दिया गया था। राइट है तो ट्रू, रॉन्ग है तो फॉल्स। द रूल ऑफ इंडिया कैम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर द रिवोल्ट, रिवोल्ट के बाद में इंडिया का रूल जो था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। राइट या रॉन्ग, जो भी है आप लिखोगे। इन 1805 अ न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक द कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर, क्रिश्चियनिटी को में इजी तरीके से कन्वर्ट होगा, इसलिए 1805 में एक नया लॉ बनाया गया था। राइट है तो आपको राइट लिखना है, और राइट है तो ट्रू लिखना है, और रॉन्ग है तो आपको फॉल्स लिखना है, ठीक है। अब आपको मैच द कॉलम करना है। नाना साहब ने कहाँ से किया था, कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था, खान बहादुर ने कहाँ से किया था, अहमदुल्ला ने कहाँ से किया था, और सुरेंद्र शाह ने कहाँ से किया था, वो आपको खुद से करना है, मैच करना है इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स, और बाकी सब आपको PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।